हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इडोनेस्ट में वेलकम है। गाइज, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोग के सामने मुदालियार आयोग 1952 या जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, यह बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का एक टॉपिक है। हम लोग इसको इंग्लिश में सेकेंडरी एजुकेशन 1953 52 टू 53 और मुदालियार एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीयों के हृदय में देश की शीघ्र प्रगति के लिए असीम उत्साह या देश के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने चहुमुखी विकास के लिए बड़े बड़े स्वप्न संजोए हुए थे। अब उन्हें साकार रूप में परिवर्तित करने का अवसर मिला। शिक्षा को प्रगति का एक माध्यम माना जाता था, अतः स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र पर उचित ध्यान दिया जाए। उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुतियां आ चुकी थी। इससे पहले ही 1948 में विश्वविद्यालय, जिसको राधा कृष्णन आयोग कहते हैं, वो भी आ चुका था। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पर समीक्षा की गई थी, परंतु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के का गठन नहीं किया गया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण गठन की आवश्यकता है। भारत सरकार ने बोर्ड के इस सुझाव को स्वीकार किया। 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति लक्ष्मी स्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। अध्ययन के नाम पर इस आयोग का मुदालियार शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग के निम्न सदस्य थे। इसमें जो टोटल सदस्य थे वो सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल 9 सदस्य थे। फिर हम माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियां 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन के 2 भाग होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए। उच्च या उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय कोर सब्जेक्ट रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। फिर आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य: भारत की तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य: संगठन एवं विषय वस्तु, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में, माध्यमिक शिक्षा संबंधित अन्य समस्याएं। ये सारे क्या उद्देश्य हैं। फिर है माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तथा समस्याएं। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वतंत्रता के कई दशकों बाद भी माध्यमिक शिक्षा का लगभग बड़ी असंतोषजनक स्थिति है, वही जो अंग्रेजी शासन काल में थे। यद्यपि स्वतंत्रता के तुरंत बाद माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए तथा इसे देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने का सुझाव के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 टू 53 का गठन किया गया। आयोग ने सुधार संबंधी बहुत सुझाव दिए और उसके पश्चात 64 से 66 के शिक्षा आयोग ने भी सुधार के कई उपाय बताए। फिर 1968 में शिक्षा नीति बनी और इसके अनुसार +10+2 शिक्षा पद्धति 1975 में आरंभ हुई। 1986 में पुनः शिक्षा के सभी अंगों तथा स्तर की समीक्षा के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी, जिसके अनुसार संपूर्ण शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा में कार्य किया जाना है। इस अवधि एवं ढांचे बड़ी संबंधी समस्याएं, पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं, व्यवसायीकरण की समस्याएं, शिक्षण विधियों की समस्याएं, मूल्यांकन की समस्याएं, समानता की समस्याएं, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की समस्याएं, गुणात्मक अध्यापक की प्रशिक्षण की समस्याएं, सामुदायिक सामंजस्य की समस्याएं, पाठ्य पुस्तकों की समस्याएं, विस्तार की समस्याएं, प्रबंधन एवं नियोजन की समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, माध्यमिक स्कूलों में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, जिसे प्रगति मूलक स्कूलों की
स्थापना से बल एवं प्रोत्साहन मिलेगा कि व्यवस्था की जाए। फिर है कि एक स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार के कार्यक्रम के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाने की चेष्टा करें। व्यक्तिगत रोजगार क्षमता को बढ़ाने, कुशल मानव शक्ति की मांग तथा उपलब्धि में असंतुलन को कम करने तथा बिना विशेष रुचि अथवा प्रयोजन के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में संलग्न लोगों के लिए एक विकल्प के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। फिर है माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा के विस्तार में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में समीक्षा के लिए तत्परता पूर्वक कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षक शिक्षा सेवा पूर्वक और सेवा पूर्व, यहाँ पूर्वक नहीं होगा, पूर्व होगा, और सेवा के दौरान प्रशिक्षण स्थापना, पुस्तकालय और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग बढ़ाने के लिए निवेश पर मुख्य रूप से जोर दिया जाना चाहिए। फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्य और भारतीय संविधान प्रतिस्थापित मूल्यों के पोषण के लिए शक्तिशाली साधन बनाने के लिए विषय तथा प्रक्रिया का अनुष्ठान किया जाए। अगला जो हेडलाइन है माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की नीति, इसमें माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए जिससे निम्न माध्यमिक स्तर 30% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया जाए। इसके लिए इस स्तर पर अधिकाधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। लड़कियों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। प्रतिभा के विकास के लिए वास्तविक रूप से प्रयास किया जाए। अगले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा की संख्या को नियमित किया जाए। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा नियमावलियों की स्थापना के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण स्तरों को ऊंचा उठाने तथा उपयुक्त एवं योग्य छात्रों के चुनाव पर बल दिया जाए। प्रत्येक जिलों में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई जाए और उन्हें 10 वर्षों की अवधि में पूर्ण रूप से कार्य किया जाए उन पर। फिर समस्त नए विद्यालयों द्वारा आवश्यक शिक्षा को पूर्ण किया जाए और प्रचलित विद्यालयों के स्तर को उच्च बनाया जाए। माध्यमिक विद्यालयों के लिए योग्य छात्र को चुना जाए। स्कूलों में विज्ञान विषय को सुदृढ़ किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा माध्यमिक विद्यालय को व्यावसायिक बनाने के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान दिया जाए। बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए अगले 20 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए। बालिकाओं के लिए जहां पर मांग हो पृथक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाए। देश में बढ़ते हुए पढ़े लिखे बेरोजगारों, यहाँ लिखे होगा बेरोजगारों की संख्या घटाने का, उनकी क्षमता एवं योग्यता का उचित उपयोग करने का केवल एक ही मार्ग है, वह है शिक्षा का व्यवसायीकरण। फिर मुदालियर आयोग के गुण, मेरिट्स ऑफ मुदालियर कमीशन। माध्यमिक शिक्षा की नवीन अवधारणा व व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के परंपरागत संकल्पना को व्यापक बनाते हुए उसे एक पूर्ण शैक्षिक इकाई के रूप में स्वीकार किया तथा व्यवस्था में केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया। आयोग ने केंद्र की भांति प्रांतों में भी प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना के सुझाव दिए। फिर है कि शिक्षा के व्यापक उद्देश्य, ब्रॉड एम्स ऑफ एजुकेशन। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यापक उद्देश्य प्रस्तुत किए। वह छात्रों के व्यक्तिगत विकास हेतु उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक व चारित्रिक विकास पर बल दिया। नेतृत्व शक्ति और व्यावसायिक कुशलता का विकास ही लोकतंत्र की सफलता का आधार है। पाठ्यक्रम के विविधीकरण द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास। आयोग द्वारा सुझाया गया पाठ्यक्रम का डायवर्सिफिकेशन जीवन की समस्याओं के प्रति यथार्थवादी शिक्षा का माध्यम था, क्योंकि आयोग केवल लिटरेचरिस्टिक प्रकार की शिक्षा के बुरे परिणामों तथा इसके द्वारा पैदा होने वाली
बेरोजगारी, निराशा, बेरोजगारी इत्यादि प्रॉब्लम्स से पूर्णतया अवगत कराया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया है, जो यथार्थ के धरातल पर लिया गया निर्णय वह हमारे देश के लिए हितकर है। परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन में सुधार। आयोग ने परीक्षाओं तथा मूल्यांकन से संबंधित ठोस सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनका यदि सख्ती से पालन किया जाए तो इसके परिणाम उत्कृष्ट होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को देखते हुए निबंधात्मक प्रश्नों की रचना करते समय विचार प्रधान प्रश्न पूछना तथा निबंधात्मक परीक्षाओं के साथ साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षा की भी व्यवस्था करना था। इन सुझावों के स्वीकार करने से परीक्षा प्रणाली में अपेक्षित सुधार के साथ साथ विश्वसनीय भी बन गई है। मुदालियर आयोग के दोष। आयोग के सभी सुझाव पूर्णतया उपयुक्त नहीं थे। आज की परिस्थिति में उसके कुछ सुझाव बिल्कुल अनुपयुक्त थे। माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन। आयोग ने एक 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की तो दूसरी ओर 6, 7 तथा 8 को निम्न माध्यमिक और कक्षा 9, 10 तथा 11 को उच्च माध्यमिक वर्ग में बांटकर कुल 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की। ये दोनों बातें अस्पष्ट थी। इंटरमीडिएट कक्षाओं का समाप्त करने का सुझाव भी उचित नहीं है। बोझिल पाठ्यचर्या। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं और कुल मिलाकर 8 विषयों के अध्ययन से माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या बोझिल बन गई थी। पाठ्यक्रम के विविधीकरण का आधार स्पष्ट नहीं। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम हेतु 7 वर्गों का निर्माण किया और 7 वर्गों के लिए कुछ विषय सामान्य रखे और कुछ भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भिन्न रखे। गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में सुझाव। आयोग द्वारा गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में दिए गए सुझाव वे आशा से अधिक काल्पनिक है, इनमें मौलिकता का अभाव है। उसके बाद निष्कर्ष। आप देख लीजिए, निष्कर्ष अपने मन से भी लिख सकते हैं या फिर मैं जो लिखी हूँ उसको भी लिख सकते हैं। बिना निष्कर्ष का क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए। अंत में निष्कर्ष तो होना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।